अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस पार्ट की शुरुआत 1904 में शुरू होती है, जब एक फायर फाइटर टीम आग बुझाने के इरादे से न्यूयॉर्क शहर के एक होटल पहुंचते। पर जब वो एक होटल के कमरे के करीब पहुंचते तो उन्हें लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सबसे अजीब बात कि उनमें से एक जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उनका हाथ एकदम से फ्रोज हो जाता है। आप जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने पर उन्हें सभी पूरे के पूरे जमे मिलते हैं, जिनके इर्द गिर्द बर्फ के नोकीले कांटे भी थे। उनकी नजर फिर एक नाइट के कॉस्ट्यूम पर पड़ती है, जिसने एक औरत को थामा था, जो एकदम से बदलने लगता है। और फिर हमें नजर आता है कि उसके अंदर कोई खौफनाक शैतान छिपा है। जीसी के साथ ये सीन ही कट हो जाती है। अब मूवी प्रेजेंट समय में घोस्टबस्टर टीम की तरफ मुड़ जाती है, जो एक आइस ड्रैगन का पीछा कर रहे थे, और मना करने पर भी फीबी जान पर खेलकर न्यूक्लियर पावर्ड प्रोटॉन गन से आइस ड्रैगन को झुलसाने की कोशिश करती है, जिसमें उसका बड़ा भाई ट्रेवर मदद करता है। लेकिन आइस ड्रैगन इतने आसानी से उनके हाथ नहीं आता, जिसे अंत में वो पकड़ तो लेते, लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे शहर के मेयर उन पर भड़क पड़ते, खास करके कि उन्होंने एक अंडर एज लड़की को भी ऐसे जानलेवा मिशन में शामिल किया। मेयर की तो पहले ही घोस्टबस्टर टीम से नहीं बनती थी, इसलिए वो उन्हें धमकी दे जाते कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो वो उन्हें बैन करवा देंगे। अब मेयर के धमकी के कारण कैली फीबी को टीम से हटा देती है, जब तक वो बालिग ना हो जाए, जिससे फीबी काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि घोस्टबस्टर बनना ही उसका सपना है। अब इनके घर की बात करें तो ये कभी फायर फाइटर हाउस हुआ करता था, जो एक समय सील कर दिया गया था जब पुराना घोस्टबस्टर टीम डिसबैंड हो गया। पर उस पुराने घोस्टबस्टर टीम में से विंस्टन, जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है, उसने इस बिल्डिंग को रेनोवेट करके घोस्टबस्टर ऑपरेशन को फिर से शुरू करवाया, जो इसके अलावा भूतों से संबंधित और भी रिसर्च करते। इस घर में एक सिक्योर कंटेनमेंट यूनिट भी है, जहां सारे घोस्ट को पकड़ने के बाद यहीं पर कैद किया जाता है, जो एक्टोप्लाज्मिक एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है, जो घोस्ट को बाहर निकलने नहीं देता। इसके बाद सीन रे की तरफ मुड़ जाती है, जो घोस्टबस्टर के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी है, और अब रिटायर्ड होकर एक एंटीक शॉप चलाते हैं, जहां श्रापित ऑब्जेक्ट्स और सुपरनैचुरल आर्टिफैक्ट्स पर रिसर्च किया जाता है, जिसमें उनका असिस्टेंट पॉडकास्ट मदद करता है। यहाँ से अब मूवी एक नया मोड़ लेती है, जब कहानी में एक नई आंटी नदीम रे को अपने दादी के कुछ एंशिएंट चीजें बेचने आता है, जिसमें वही ऑब भी होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ऑब को देखते ही रे को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि एंशिएंट टाइम में इस तरह के ब्रास लाइक ऑब्जेक्ट्स को इवल स्पिरिट्स को कैद करने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी कि इसमें भी कोई इवल स्पिरिट कैद हो सकती है। इसलिए वो अपने स्पेशल डिवाइस साइकोकिनेटिक मीटर से इसे रीड करने लगते हैं, जो अंदाजों का सही साबित होता है, क्योंकि उस मीटर के नजदीक लाने से एकदम से उसके इर्द गिर्द सब कुछ जमने लगता है, और तुरंत ही बाद कुछ तो भयानक फायर फाइटर बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जो आखिर में कंटेनमेंट यूनिट से निकलने की कोशिश करता है, जिससे कंटेनमेंट यूनिट को थोड़ा नुकसान पहुँचता है। इधर कैली अब भी अपने परिवार से नाराज होती है, जो उदास मन से बाहर चली जाती है, पर यहाँ सौभाग्य से उसकी मुलाकात एक भटकी आत्मा ने मेलोडी से होती है, और एज घोस्टबस्टर फीबी उसे पकड़ने के बजाय दोनों की अच्छी बनती है, जिससे दोनों में दोस्ती हो जाती है। मेलोडी अपनी कहानी शेयर करती है कि उसके माता पिता एक आग में जलकर मारे गए, और उस आग का कारण एक मैचबॉक्स की आखिरी तीली है, जो ही वो ऑब्जेक्ट है जिससे मेलोडी लिंक्ड है, जिसकी जलती उसकी आत्मा आजाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले वो एक आखिरी बार अपने माता पिता को देखना चाहती है। इसके बाद अब विंस्टन का एक इंजीनियर नेम लार्स कंटेनमेंट यूनिट की जांच करने आता है, लेकिन तभी कुछ तो शक्तिशाली फिर से वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो अब इस नतीजे पर पहुंचते कि कंटेनमेंट यूनिट में अब और भूतों को कैद करने की क्षमता नहीं रही, इसलिए उन्हें नए कंटेनमेंट यूनिट की जरूरत पड़ेगी, जो भाग्य से विंस्टन ने बहुत पहले ही एक नई और भी एडवांस बना ली थी। जीसी का डेमो देने के लिए वो अपने सीक्रेट लैब ले आते, जहां वो भूतों पर रिसर्च करते, जिनमें से कुछ से तो उनका सामना भी होता है, जो एक शक्तिशाली प्रोटॉन फील्ड में कैद थे। वहीं ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स है जो स्पिरिट से पोजेस्ड है, और इन स्पिरिट्स को उन ऑब्जेक्ट से निकालने के लिए उनके पास एक आयोनिक सेपरेटर मशीन भी है, जिसका डेमो वो एक ओल्ड सीडी प्लेयर से स्पिरिट को निकाल कर दिखाते, जिसे फिर वो अपने कंटेनमेंट यूनिट में ट्रांसफर कर देते।
अब शाम होने पर लार्स और उसकी असिस्टेंट लकी उस ऑर्ब से स्पिरिट निकालना शुरू करते, लेकिन उस ऑर्ब में ट्रैप स्पिरिट निकलने का नाम ही नहीं लेता। ऊपर से उससे एक शक्तिशाली एनर्जी रिलीज होती है जिससे उनका प्रोटॉन फील्ड, जिसकी मदद से भूतों को एक्सपेरिमेंट के लिए एक सेपरेट रूम में कैद किया गया था, उसके प्रोटेक्शन फील्ड डिसेबल हो जाते। उनमें कैद अब शैतान आजाद होने ही वाले थे, लेकिन समय रहते बैकअप जनरेटर शुरू हो जाता है जिससे वो शैतान आजाद नहीं हो पाते। रे अब तुरंत उस ऑर्ब को उठाने पड़ता है, लेकिन उसे छूते ही उसका हाथ बुरी तरह से जम जाता है, पर वो कैसे तो उससे पीछा छुड़ाता है। वो अब तुरंत सभी से शेयर करता है कि इस ऑर्ब में कोई ऐसी शक्तिशाली इवल स्पिरिट है जो दूसरे स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उन्हें जरा भी खबर नहीं कि वही इवल स्पिरिट एक पॉजेसर स्पिरिट को कंट्रोल करके उसे कैद से आजाद करवाकर पॉजेसर स्पिरिट चोरी से उनके बैग को पॉजेस कर लेता है। अब इस ऑर्ब के बारे में और जानने के लिए वो नदीम को तुरंत ट्रैक डाउन करते हैं। नदीर फिर उन्हें एक सीक्रेट और मिस्टीरियस रूम दिखाता है जो उसे उसकी दादी माँ के मरने के बाद पता चला। ये रूम पूरी तरह से ब्रास मेटल से बना था जो एंशिएंट टाइम में इवल स्पिरिट्स को दूर रखने या कैद करने में मदद आता था। वहाँ उन्हें एक शूरवीर का सूट और एक विशाल हॉर्न भी मिलता है जिसी के बीच कभी और रखा गया था। सबसे अजीब बात कि उन्हें नदीम में भी अजीब सी एनर्जी डिटेक्ट होती है, जो क्या है हमें आगे पता चलेगा। वहीं आप पॉडकास्ट नोटिस करता है कि जो वीडियो उसने ऑर्ब की शूट की थी उसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो ऑर्ब अपनी एंशिएंट भाषा में उन नन्हे स्पिरिट्स को कंट्रोल कर रहा था। इसलिए वो नन्हे स्पिरिट्स एकदम से अजीब बर्ताव करने लगे थे। इसके बाद अब डॉक्टर वेंकमैन की एंट्री होती है जो विंसन और रे की तरह पुराने घोस्टबस्टर की मूवीज में लीडिंग कैरेक्टर रह चुके हैं। वो यहाँ पर नदीम पर कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि वो जान सके कि कहीं वो इंटर डायमेंशनल बीस्ट से पोजेस तो नहीं है। अब कई टेस्ट परफॉर्म करने के बाद वो एक अनोखी खोज करते हैं कि नदीम में ऐसी कोई तो शक्ति है जिससे वो अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे और उसकी टीम एक लाइब्रेरियन और एंशिएंट चीजों की एक्सपर्ट डॉक्टर हुबर्ट से मिलते हैं, जिन्हें वही रिकॉर्डिंग सुनाने पर वो शेयर करते हैं कि ये एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत से भी पुरानी है। ऊपर से जब रे उन्हें ऑर्ब की तस्वीर दिखाते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो फिर एक किताब से शेयर करते हैं कि ये ऑर्ब एक जादुई जेल है जिसके अंदर एक खौफनाक शैतान कॉल्ड गराका कैद है जो 4000 साल पहले एक ब्लड थर्स्टी राजा कॉल्ड समुदारी के लिए काम करता था दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए। लेकिन फिर समुदारी को गराका के इरादों पर शक होने लगा, इसलिए उसने गराका के हॉर्न्स जो उसकी शक्ति का असली राज है उसे उसके शरीर से ही अलग कर दिया। इससे गराका एकदम बौखला गया, जिसने फिर आर्मी ऑफ द डेड को जिंदा करने का तय किया ताकि वो सारे इंसानों को जमा कर बेदर्द मौत दे सके। पर फिर उसका सामना मिथिकल स्पिरिट्स कॉल्ड द फायर मास्टर से हुआ, जिन्होंने अपनी अग्नि शक्ति और ब्रास की मदद से उसे उस ऑर्ब में हमेशा के लिए कैद कर दिया। डॉक्टर हुबर्ट फिर उनसे 19वीं सेंचुरी की एक वैक्स सिलेंडर भी शेयर करते जिसमें खास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो शेयर करते हैं कि 19वीं सेंचुरी में एक ग्रुप हुआ करता था जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और रिलिक्स का कलेक्शन करते थे, जिनके हाथ एक बार ये ऑर्ब लगी, जिन्होंने फिर एक एंशिएंट मंत्र प्ले किया जिसके कारण वो ऑर्ब खुल गया, जिसकी तुरंत बाद सभी की ठंड में अकड़कर मौत हो गई। जो सारी घटना ऑडियो के फॉर्म में इस वैक्स सिलेंडर में रिकॉर्ड हो गई, जो वही घटना है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो यहाँ रिकॉर्डिंग को स्टडी कर ही रहे थे कि वही पोजेसर स्पिरिट पॉडकास्ट के बैग से निकलकर उस वैक्स सिलेंडर को पोजेस कर लेता है, क्योंकि वो गराका के कंट्रोल में उस मंत्र को हासिल करने आया था, जो फिर एक गार्बेज बैग में जम करके उस बैग को ही पोजेस करके वहाँ से भाग पड़ता है। सभी अब उसका काफी देर तक पीछा करते, जो आखिर में एक लायन स्टैचू को पोजेस कर लेता है जो अब उनके ही तरफ बढ़ रहा होता है। पर सही समय पर फीबी उसे अपने प्रोटॉन गन से ढेर कर देती है, जिसमें वो ओल्ड वैक्स सिलेंडर भी नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें फीबी ने फिर से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, जिससे फाइनली मेयर को ठोस कारण मिल ही जाता है घोस्टबस्टर को हमेशा के लिए बैन करने का, जिसकी शुरुआत वो उनके घर को सील करने से करते हैं। वहीं नदीम को एक शॉकिंग जानकारी मिलती है कि उसकी दादी माँ उन फायर मास्टर में से एक थी जो ऑर्ब को गार्ड कर रही थी, और उनके जाने के बाद अब वही अगला फायर मास्टर है जिसमें अग्नि को कंट्रोल करने की शक्ति है, जिसकी मदद से गराका को रोका जा सकता है। पहले तो नदीम को यकीन नहीं होता, पर जब रे उसकी मदद करते अपनी शक्ति को उभारने में, तब फाइनली वो अपने अंदर छिपे शक्ति को समझने लगता है।
इधर निराश फीबी को मेलेडी सहारा देती है, लेकिन उसे क्या खबर कि वो उसे अपने जाल में फंसा रही है, जो अंत में उसे कुछ मिनट्स के लिए ही सही उसकी तरह गोश्त में बदलने के लिए मना लेती है। फीबी खुद भी ये करना चाहती थी, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये गोश्त होना कैसा लगता है, इसलिए अब वो उसी आयोनिक सेपरेटर मशीन की मदद से खुद गोश्त बनने पड़ती है। फीबी अब बिना ज्यादा सोचे समझे मशीन को स्टार्ट कर देती है और आखिर में गोश्त में बदल ही जाती है। पर अब मेलेडी उसे अपना असली प्लान रिवील करती है, जिसकी तुरंत बाद ही गराका फीबी के स्पिरिट को पोसेस कर लेता है, क्योंकि गराका को ऑफ से आजाद होने के लिए उसे एक इंसानी आवाज की जरूरत है और वो इंसान को कंट्रोल करके उनसे वो मंत्र नहीं बुलवा सकता। इसलिए उसने मेलेडी से एक सौदा किया कि वो उसे उसके माता पिता से मिलने में मदद करेगा, जिसके बदले उसे फीबी को गोश्त में बदलने के लिए मनाना होगा, जो फिर फीबी के स्पिरिट को कंट्रोल करके वो उसके इंसानी शरीर से वो मंत्र जपवा सके। और आखिर में ऐसा ही होता है, जिससे वो फाइनली उस ऑफ के जेल से आजाद हो जाता है। पर फीबी का स्पिरिट भी अपने इंसानी शरीर में लौट जाती है। लकी अब गराका को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे आसानी से जमा कर गायब हो जाता है। इसके बाद अब गराका सारे फायर मास्टर को हर्ण करने लगता है और फिर नदीम के उसी सीक्रेट रूम से अपने हॉर्न्स को रिट्राइव कर लेता है, जिसे लगाते ही उसमें एक नई शक्ति पैदा हो जाती है। इसके तुरंत बाद अब गराका अपने शक्ति का कहर पूरे शहर पर बरसाने लगता है। ठंडी और काली लहरें पूरे शहर को घेरने लगती है। कैली और गैरी के पास अब फीबी पर बरसने का समय नहीं था, इसलिए वो तुरंत घर पहुंचकर सभी को सिचुएशन समझाते हैं, क्योंकि गराका का अगला पड़ाव उनका कंटेमिनेट यूनिटी होगा, जिसे नष्ट करके वो इंसानियत को खत्म करने के लिए आर्मी ऑफ डेड को आजाद करना चाहेगा। फीबी यहाँ जानती थी कि उनके हथियार उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, जिसका उदाहरण वो देख चुकी है। उसे चमकता है कि पुराने समय में ब्रास का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वो तुरंत सारे इक्विपमेंट्स को जमा करके उनकी ब्रास निकालकर उन्हें पिघलाकर अपना नया इक्विपमेंट उसी से तैयार करती है। बाकी सारे भी अपने एग्जिस्टिंग गन्स के पावर को बढ़ाकर जंग में शामिल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग वो रिटायर्ड गोस्टबस्टर्स। अब सबसे बड़ी मुसीबत गराका उन तक पहुंच जाता है, जिसे रोकने के लिए सभी मिलकर उस पर अपनी प्रोटॉन गन से फायर करते हैं, पर गराका की एक ही फूंक से उनका वार ढीला पड़ जाता है। वो अब सभी को अपने नोकीले बर्फ में ट्रैप करके उन्हें धीरे धीरे जमा देता है, जो फिर इसके तुरंत बाद कंटेनमेंट यूनिट को नष्ट कर देता है, जिससे नर का दरवाजा भी खुल जाता है, जिसमें से अब सारे गोश्त आजाद हो जाते हैं। पर इससे पहले कि गराका और कहर बर पाए, फीबी अपने नए हथियार के साथ गराका से भिड़ जाती है, लेकिन वो अकेली गराका का बाल भी बांका नहीं कर पाती। पर मेलेडी, जिसे गिल्ट फील हो रहा था फीबी को धोखा देने के लिए, वो प्रायश्चित के तौर पर अपनी आखिरी तीली जला देती है, जिसे नदीम कंट्रोल करते हुए आग के गोले में बदलकर उस पर वार करता है। फीबी भी मौका नहीं छोड़ती और उस पर एक बार और जोरदार वार करती है, जिसमें उसका परिवार भी साथ देते हैं। रे को भी एक आइडिया सोचता है कि अगर वो कंटेनमेंट यूनिट के वर्किंग्स को उल्टा कर दे तो मशीन खुद से रिपेयर होकर गराका को कंटेनमेंट यूनिट में कैद कर देगा, जो करने पर उनका अंदाजा सच में सही साबित होता है, जिससे गराका हमेशा के लिए उसी यूनिट में कैद हो जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद फीबी ने मेलेडी को माफ कर दिया था और उस आखिरी तीली के जलने से भी उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। वहीं पूरे शहर को बचाने के लिए गोस्टबस्टर की टीम एक बार फिर लोगों में प्रसिद्ध हो जाती है और इस पॉपुलैरिटी के चलते अपनी गद्दी बचाने के लिए मेयर गोस्टबस्टर टीम को बैन करने से पीछे हट जाते हैं। गोस्टबस्टर टीम फिर तुरंत नए मिशन पर निकल जाती है, क्योंकि अब लाखों में वो गोश्त आजाद फिर रहे थे। जीसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।